हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन गुप्ता है और स्टडी खजाने के जरिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफएम। ये टॉपिक आप लोगों को बीकॉम, एमकॉम और आईपीसीसी में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना है दो टॉपिक से, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस, फाइनेंस मतलब मनी। तो हमें क्या सीखना है? मनी की मैनेजमेंट। अब मनी की मैनेजमेंट किसके लिए? फॉर अ कंपनी पर्सपेक्टिव। अब एक कंपनी को क्या क्या करना होता है पैसे का, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा एंड उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, उस पर कैसे रिटर्न कमा सकते हैं हम लोग एंड एवरीथिंग। तो हमारे एफएम के अंदर कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 इज फाइनेंसिंग, प्रोसेस नंबर 2 इज investing and process number 3 is dividend distribution. Financing मतलब पैसा कहां से आएगा, that is the sources of finance, कि हम लोग पैसे को कहां कहां से रेज कर सकते हैं। Then investing कि हम पैसा कहां पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि उस पर क्या कमा सकें, रिटर्न। और उस रिटर्न को फिर क्या करना है, हमें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके अंदर हमें क्या देखना है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दैट आर अवेलेबल फॉर अ कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या लगता है आपको, क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सोर्स जो एक नॉर्मल कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास होगा, वो क्या होगा? उसकी इक्विटी, जैसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकता है कंपनी के पास? उसके प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा क्या हो सकता है उसके पास? रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी ने पहले से बचा के रखी हुई है। और उसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास? डेट या लोन फाइनेंसिंग, कि कंपनी कहीं से लोन रेज कर सकती है। अब माय फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई बोले कि आपसे 1000 रुपए उधार चाहिए और 1 साल बाद 1000 रुपए ही वापस कर दिए जाएंगे, तो क्या आप लोगों को 1000 रुपए देने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं, क्योंकि ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है, इस एक टाइम में अगर ये पैसा 1000 रुपया आपके पास रहता तो आप इस 1000 से बढ़ा के कुछ ज्यादा बना सकते थे, इसको कहीं पे इन्वेस्ट करके क्या कर सकते थे, रिटर्न कमा सकते थे। तो आप कंपनी को पैसा क्यों दोगे? ताकि आपको उस पर क्या मिले, रिटर्न। अब जो आपकी रिटर्न है वो कंपनी के लिए क्या है, उसकी कॉस्ट। तो इसीलिए हम सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज आवर चैप्टर नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब हमारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और उसकी क्या है हमारी कॉस्ट। हमारी मतलब कंपनी की कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने थे? नंबर 1 हमारे पास था डेट फाइनेंस, नंबर 2 हमारे पास था प्रेफरेंस फाइनेंस, नंबर 3 हमारे पास था इक्विटी फाइनेंस और नंबर 4 हमारे पास था रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की जो कॉस्ट है वो अलग रहने वाली है। सबसे पहला सोर्स जो हमारा है दैट इज द
डेट, डेट का मतलब डिबेंचर, लोन एक्सेट्रा। सर डिबेंचर और लोन दोनों डेट के अंदर? हाँ बच्चे, दोनों सेम, बिकॉज दोनों के ऊपर कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है माय डियर फ्रेंड्स, वही तो उसकी कॉस्ट होगी। तो हमें जो निकालना है दैट इज माय कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को बोले तो KD। K इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉस्ट। ठीक है, तो अब KD कैसे निकल सकता है? अगर हम नॉर्मल बात करें तो डेट के कितने टाइप्स होते हैं उस पे उसकी कॉस्ट डिपेंड करेगी। तो टाइप्स ऑफ डेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा शॉर्ट टर्म और एक हमारा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो एक साल के अंदर अंदर रिपे हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म मतलब जो एक साल के बाद रिपे होने वाला है। दैट इज आवर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म डेट और उसकी कॉस्ट, यानी कि KD। हाँ जी, अब इसके करने के हमारे पास हैं दो ऑल्टरनेट्स, ऑल्टरनेट 1 और ऑल्टरनेट 2। ऑल्टरनेट 1 हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सपोज करो आज जीरो पीरियड पे आपको 10,000 रुपए का क्या चाहिए? फाइनेंस। कितना चाहिए हमें? 10,000 रुपए का फाइनेंस जीरो पीरियड पे, और एक साल बाद हमें 11,000 रुपए वापस करने हैं। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई माय फ्रेंड्स? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1,000 इज माय कॉस्ट। अब लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमेशा रहेगी परसेंटेज में। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? हमने देखा कि हमें 11,000 रुपए पे करने पड़े 10,000 के बदले में, और कितने रुपए लिए थे हमने? 10,000, और इसका परसेंटेज 1,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, दैट इज 10%। अब यह था हमारा एक तरीका। इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा? KD is equal to P1 minus P0 अपॉन P0 इंटू 100। अगर हमारा जो डेट है वो शॉर्ट टर्म है तो हमने एक साल बाद कितना पैसा वापस करना है? 11,000। हमने कितना पैसा रेस किया था? 10,000 अपॉन हमारा एक्चुअल चार्ज कितना था? 10,000 इंटू 100, और ये हो गया 10%। ठीक है गाइस। सेकेंड ऑल्टरनेट, किसी चीज को करने के लिए हम लोग कह सकते हैं KD is equal to I अपॉन NP इंटू 100। क्योंकि याद करो हमारा I कितना पे करना पड़ रहा था हमें? 1,000। तो हमारा ये इंटरेस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट जो कंपनी को पे करनी है, और ये NP क्या है हमारा? नेट प्रोसीड्स। अब सर अगर हो सकता है नेट प्रोसीड्स में कुछ प्रीमियम हो, कुछ डिस्काउंट हो, कुछ ब्रोकरेज चार्ज हो रही हो, तो उसे कैसे रेट करेंगे? तो बिल्कुल बेटा, नेट प्रोसीड्स को निकालने के लिए हम देखेंगे हमारी फेस वैल्यू क्या थी डिबेंचर या लोन की। उस फेस वैल्यू में हो सकता है हम कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हो सकता है हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हो सकता है हमारे ऊपर कोई ब्रोकरेज कॉस्ट चार्ज हो रही हो सकता है ना। तो इसको प्रिसाइज करेंगे। फेस वैल्यू 1 प्लस P इज द प्रीमियम, 1 माइनस D इज द डिस्काउंट, एंड 1 माइनस B इज द ब्रोकरेज।
दिस इज योर नेट प्रोसीड्स। ठीक है, ये था आपका शॉर्ट टर्म डेट। अब बात करते हैं अपने लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। अब माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेट अगेन दो तरह का है हमारे पास। एक तो है इररिडीमेबल और एक है रिडीमेबल। अब आप कहेंगे सर इररिडीमेबल डेट तो अब इशू ही नहीं होता। बेटा ये बात तो हमें पता है, क्वेश्चन बनाने वालों को नहीं पता। वो अभी भी एग्जाम में इररिडीमेबल डेट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो बात अलग है कि हमें पता है रिडीमेबल डेट होता है और उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, 10 years। बट स्टिल हमें इररिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों समझने हैं। तो अगर तो हमारा डेट है इररिडीमेबल डेट, क्या है हमारा डेट, इररिडीमेबल, तो हम उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अगर हमें डेट को वापस ही नहीं करना, द डेट इज इररिडीमेबल, तो व्हाट इज द कॉस्ट टू द कंपनी, द कॉस्ट टू द कंपनी इज इंटरेस्ट। हमारी कंपनी की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ जो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इससे हमारा केडी क्या बन जाएगा, आई अपॉन एनपी इंटू 100। सर ये तो पहले वाला सेम फॉर्मूला बन गया जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट का था। हाँ बेटा बिल्कुल वही फॉर्मूला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट, और लॉन्ग टर्म में अगर इररिडीमेबल है तो भी हमें क्या पे करना है, सिर्फ इंटरेस्ट। इसीलिए फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर ये हमारा डेट क्या हो जाता है, रिडीमेबल, तो रिडीमेबल डेट के अंदर हमें क्या करना होगा, उसकी रीपेमेंट, रिडेम्पशन। और ये कितने टाइम बाद हो सकती है, सर हमें कैसे पता होगा, बेटा कुछ भी हो, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी रिडेम्पशन कितने टाइम बाद है, आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा सर सपोज कर लेते हैं n ईयर्स बाद रिडेम्पशन होनी है। ठीक है, तो अब हमारी कंपनी को जो कॉस्ट पे करनी है वो क्या पे करनी है, एक तो इंटरेस्ट पे करना है, उसके अलावा सर जो पैसा वापस करना है वो भी तो कंपनी की कॉस्ट है। लेकिन सर जो पैसा हमने वापस करना है क्या वो सारा अपनी पॉकेट से करना है, नहीं बेटा, हमें कंपनी ने इशू करते वक्त पैसा लिया भी तो था, तो रीपेमेंट माइनस इशू प्रोसीड्स, ये कंपनी की क्या है, टोटल कॉस्ट। क्या कॉस्ट है कंपनी की, एक तो इंटरेस्ट और एक रीपेमेंट अमाउंट माइनस इशू प्रोसीड्स। अब सर ये जो इंटरेस्ट और ये जो रीपेमेंट अमाउंट है क्या हमें इमीडिएट रिटर्न करना है, नहीं बेटा, जो इंटरेस्ट पे करना है वो आपको हर साल पे करना है, और जो रीपेमेंट अमाउंट है ये आपको सिर्फ एंड में पे करना है। सपोज कर लेते हैं हमने n ईयर्स के बाद पे करना है वापस सब कुछ, तो n ईयर्स तक हमारा एक इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट इनटू n, और एक हमारा रीपेमेंट अमाउंट माइनस इशू प्रोसीड्स जाएगा। लेकिन सर हम जो केडी निकालते हैं वो तो पर एनम निकालते हैं ना, तो यानी कि हमारा जो केडी आएगा उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको n से डिवाइड करता हूं तो ये i इंटू n अपॉन n प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन n, ये मेरी कॉस्ट है। n गया, क्या बचा, i प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन n। अब बच्चों ये कॉस्ट जो है ये हमें कितने टाइम में रिपे करनी है, किस अमाउंट पे करनी है, होल डिवाइडेड बाय हमारा रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। सर हमने
ये क्यों किया बच्चों? देखो, जब आपका केडी था शॉर्ट टर्म, तो हमारा क्या था? आई अपॉन एनपी इंटू 100। वहां पर हमें सिर्फ नेट प्रोसीड जो मिल रही है हमें, उसी के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अब यहां पर जब हमारा डेट है लॉन्ग टर्म, और वो भी कौन सा? रिडीमेबल लॉन्ग टर्म। तो रिडीमेबल लॉन्ग टर्म के लिए हमारे डेट के साथ हमारी जो नेट प्रोसीड्स के साथ रिडेम्पशन वैल्यू भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, और उसकी क्या ले लेंगे हम? एवरेज। तो हमारा क्या हो गया? रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। ठीक है बच्चों। अब सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी है। मैंने कहा बेटा क्या? सर आपने इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन नहीं लिया है। चलो बेटा, अब इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी ये एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट इज EBT। एंड फिर इस इंटरेस्ट में से माइनस होता है, EBT में से माइनस होता है हमारा टैक्स, और हमें क्या मिलता है? हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ध्यान से एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज हमने कहा हमारी सेल्स है 1000, उस पे वेरिएबल कॉस्ट 600, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 400, और हमारी फिक्स कॉस्ट एग्जांपल ले लेते हैं 100, तो हमारा EBIT कितना हो गया? 300। अब पहला एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा जहां पर हमारे पास कोई डेट नहीं है। ठीक है सर, हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? फिर 0, तो हमें EBT कितना कमा लिया? सर 300। अब बच्चों टैक्स रेट बताओ आज के टाइम का कंपनी पे कितना लगता है? करेक्ट, 30%। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 30% के हिसाब से? सॉरी, टैक्स कितना हो गया? 90, और हमने नेट प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया? 210। ठीक है जी। अब आते हैं वापस दूसरा एग्जांपल। हमारी सेल वही रहने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट वही रहने वाली है, कंट्रीब्यूशन वही रहने वाला है, फिक्स कॉस्ट वही रहने वाली है, और EBIT तक कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अब मैं इस एग्जांपल में क्या डालूंगा? इंटरेस्ट। तो सपोज करते हैं हम लोगों ने 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। अगर हम 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा EBT कितना हो जाएगा? 200, बिकॉज ये 100 रुपए की वजह से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मेरी अर्निंग बिफोर टैक्स रिड्यूस हो चुकी है। अब मेरे को उस पे टैक्स पे करना है, तो टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करने के बाद आएगा, और हमारा टैक्स कितना हो गया? अब 60। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 140। अब बच्चों आप लोग एक चीज नोटिस करो, हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना लिया था? सर 100 रुपीज। हमारा प्रॉफिट कितने से कम हुआ? सर 70 रुपीज। ये कैसे हो सकता है? जब हमने इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाई है 100 रुपीज, उसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं किया, तो फिर हमारा प्रॉफिट में चेंज सर सिर्फ 70 की वजह से कैसे? प्रॉफिट में भी तो चेंज 100 होना चाहिए था। बेटा ध्यान से देखो, पहले हमें टैक्स कितना पे करना पड़ता था? 90। अब हमें टैक्स कितना पे करना पड़ता है? 60। टैक्स में क्या हुआ? 30 रुपीज की सेविंग। जो हमारे यहां 100 रुपीज की कॉस्ट बढ़ी थी, उस पे हमने 30 रुपीज की क्या कर ली? सेविंग। और इसे क्या बोलते हैं? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे इसे? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। यानी कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट, ये डेट रेज करने की, ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट पे किया था ना हमने, इसको रेज करने का एक्चुअल हमारी कंपनी पे बर्डन कितना आ रहा है? जस्ट
70 रुपीज। तो इसका मतलब जो मेरा केडी था उस पे जो मैंने इंटरेस्ट पे किया था कितना था वो 1000 रुपए। 1000 रुपए था, सॉरी 100 रुपए। तो जो मैंने 100 रुपए का इंटरेस्ट पे किया उसमें से मुझे उसी 100 रुपए के ऊपर क्या हुआ 30% ऑफ दैट अमाउंट की सेविंग। तो ये कितना हो गया 100 माइनस 30, यानी कि मेरी कॉस्ट कितनी थी 70। अब इसी चीज को फॉर्मूला में बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, I माइनस I इंटू टी। तो इसको आगे कैसे कर सकते हैं, I कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस टी। तो अब मेरा इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या है, के डी इज इक्वल टू नॉट ओनली I बट ऑल्सो I इंटू 1 माइनस टी। अब ये चीज हम ऊपर अपने हर फॉर्मूला के साथ बिल्डअप करते चले जाएंगे। ये देखो सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से। अब यहां पे मैं क्या डालूंगा 1 माइनस टी, यहां पर भी क्या डालूंगा मैं 1 माइनस टी। सर अगर क्वेश्चन में टैक्स ना दिया हो तो बेटा नहीं लेंगे हम टैक्स 1 माइनस टी। सर अगर क्वेश्चन में कंपनी का क्वेश्चन हुआ तो, और हमें तो पता है कि कंपनी में 30% टैक्स होता है। नहीं बेटा, फिर भी जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा टैक्स के लिए तब तक आप अपनी तरफ से टैक्स अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो अब हमारा फाइनली जो लास्ट कंसेप्ट है केडी के अंदर वो क्या है, केडी इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। सर ये तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। बेटा अगर आप चाहते हो कि इतने फॉर्मूलेस ना याद करने पड़े तो आप बस एक ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला? हाँ जी बेटा, अगर आपका शॉर्ट टर्म डेट हुआ ना तो उसके अंदर आपकी रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स का जो डिफरेंस था याद करो। सबसे पहले हमने यही तो लिखा था, ये क्या है रिडेम्पशन वैल्यू, ये क्या है नेट प्रोसीड्स। तो उन दोनों का डिफरेंस ही तो लिया था हमने। अब बस फर्क क्या है, वहां पे सिर्फ 1 साल था तो डिवाइड बाय 1 था वहां पर, और नीचे सिर्फ नेट प्रोसीड्स क्योंकि रिडेम्पशन वैल्यू वहां पर कंसिडर हमने नहीं करी थी। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे और इरिडीमेबल है तो रिडेम्पशन वैल्यू की बात ही नहीं होगी वहां पर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वहां से कैंसिल। और जब हम लोग रिडीमेबल पे आ गए तो भी यहां पर रिडेम्पशन वैल्यू और यहां पर नेट प्रोसीड्स अपने आप आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 12% debentures of rupees 5 lakhs for a premium of 20% redeemable after 10 years। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए क्वेश्चन में एक दो चीजें जो और मैंडेटरी हो सकती हैं, वो हो सकता है टैक्स गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। टैक्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 30%। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। के डी इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन n whole divided by RV plus NP upon 2 into 100। तो अब I कितना है हमारा यहां पर 5 लाख का 12%।
5 lakhs into 12% into 1 minus T प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है सर? रिडेम्पशन के लिए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, पार प्रीमियम डिस्काउंट, तो बेटा हम क्या एज्यूम करेंगे? पार 5 lakhs माइनस सर नेट प्रोसीड्स कितनी है हमारी? देखो बेटा 5 लाख के डिबेंचर्स हमारे 20% के प्रीमियम पे शो हो रहे हैं, तो हमारी नेट प्रोसीड्स क्या हुई? 5 लाख 1 प्लस पी 5 lakhs 1 प्लस 20% यानी के 6 lakhs। तो सर जो हमारा इंटरेस्ट है क्या वो भी 6 lakhs पे जाएगा या 5 lakhs पे जाएगा? नहीं बेटा, जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हमारा फेस वैल्यू पे ही जाता है, कभी भी प्रीमियम के साथ इंक्रीज अमाउंट जिसे हम नेट प्रोसीड्स बोलते हैं उस पे नहीं जाता। तो सर यानी ये 6 lakhs अपॉन कितने ईयर्स? 10 years whole divided by 5 lakhs plus 6 lakhs upon 2। चलो बेटा सॉल्व करो इसे फटाफट से। अब 60,000 into 0.7 plus minus 1 lakh upon 10। सर माइनस, बेटा ध्यान से देखो 6 लाख और 5 लाख में से 6 लाख बड़ा है तो माइनस 1 लाख होल अपॉन में 5,50,000। ठीक है बेटा, वैसे फटाफट सॉल्व करेंगे। 42,000 माइनस 10,000 अपॉन 5,50,000 इंटू 100 और ये कितना हो गया? 32,000 अपॉन 5,50,000 इंटू में 100। सॉल्व करो बेटा। %5.82 कितना है हमारे पास? 5.82%। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ डेट। सर इससे क्या सिग्निफाई होता है? देखो बेटा हमारा ये, अगर क्वेश्चन बोलता सिर्फ एक्स लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ 5 lakhs कंप्यूट के डी, तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा 12% ही जो थी हमारी वो कॉस्ट हो जाती। बट अब इसने इशू प्रीमियम पे करा, रिडेम्पशन करी, टैक्स दिया, सब कुछ किया, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो गई? रिड्यूस, क्योंकि हमने कंपनी ने इशू करते वक्त ही क्या चार्ज कर लिया? प्रीमियम। कितना चार्ज किया? 20%। और रिडेम्पशन किस पे की? पार पे। तो कंपनी को फायदा हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई? रिड्यूस। एक और बात, कंपनी ने क्या पे किया? टैक्स। अगर कंपनी टैक्स पे करती है तो उस पर क्या होती है हमारी? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, जिसकी वजह से फिर से मेरी कॉस्ट क्या हो गई? ध्यान से देखो, मैंने इंटरेस्ट पे किया था 60,000 का, लेकिन मेरे को नेट कितना बियर करना पड़ेगा? सिर्फ 42,000। और मैंने रिडेम्पशन के टाइम पे भी कितना पैसा बचा लिया अपना? 10,000 पर एनम, क्योंकि मुझे टोटल पैसा मिला कितना था? 6 lakhs। मुझे वापस कितना देना पड़ा? 5 lakhs। तो मैंने टोटल पैसा कितना बचाया? 1 लाख। कितने टाइम में? 10 years में। तो मेरे को 10,000 पर एनम का सेविंग, 42,000 पर एनम का कॉस्ट, तो नेट 32,000 पर एनम की मेरी कॉस्ट है। कितने अमाउंट पे? 5,50,000 के ऊपर। तो हमारी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 5.82%। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। एक क्वेश्चन और करते हैं। Y Limited issued
20% debentures of rupees 10 lakhs at 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट पे इशू किया हमने, ब्रोकरेज पेबल, चलो 5% ले लेते हैं, एंड टैक्स रेट 30% रहेगा। रिडेम्पशन अब हम करेंगे आफ्टर 10 years एट 10% प्रीमियम। अब हमारी रिडेम्पशन किस पे होगी? प्रीमियम के ऊपर। तो देखो बेटा, अब सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग सबसे पहले चीजें लिख लेंगे, क्योंकि बहुत चीजें मैसअप हो जाएंगी, इससे बेटर है पहले लिख लो। हमारे पास आय कितना है? 10 लाख का सर 20% है, यानी कि 2 लाख। हमारे पास टी कितना है सर? 30% है, यानी कि 0.3। हमारे पास ब्रोकरेज कितनी है सर? 5%, यानी कि 0.05। हमारे पास डिस्काउंट कितना है सर? 10%, यानी कि 0.1। और हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? अगेन 10%, यानी कि 0.1। और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 10 ईयर्स। ठीक है जी, हमने सारी बातें यहां पर लिख ली हैं। अब हम लगा सकते हैं अपना एक सेकेंड, नेट प्रोसीड्स रह गई है, वो भी लिख लेते हैं। नेट प्रोसीड्स इज फेस वैल्यू 1 माइनस टी 1 माइनस बी। इसमें इश्यू पे प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम नहीं लेंगे। फेस वैल्यू कितना था हमारा? 10 लाख माइनस डिस्काउंट कितना है हमारा? 10% माइनस ब्रोकरेज कितनी है हमारी? 0.05। अब बच्चों, इससे आप लोग को सॉल्व करना आता है कैलकुलेटर पे। इसे हम लोग जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 10 लाख माइनस 10% माइनस 5%, 8,55,000। कैसे सीखा हमने इसको कैलकुलेटर पे करना? जो मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली कैलकुलेटर पे वही, 10 लाख माइनस 10%। सर कैलकुलेटर पे परसेंट का साइन दबाना है? हाँ बेटा, माइनस 5%। फिर से देखो, 10 लाख फिर माइनस फिर 10% फिर माइनस फिर 5%, और हमारा क्या आ जाएगा? 8,55,000। आ गया होगा आप लोगों का भी? गुड। उसके बाद हमारा रिडेम्पशन वैल्यू, ये कितना था? 10 लाख की हमारी फेस वैल्यू है, और इस फेस वैल्यू पे मुझे क्या देना है? प्रीमियम। सर क्या रिडेम्पशन करते टाइम भी हमें ब्रोकरेज देनी पड़ेगी? द आंसर इज बेटा नो, क्योंकि जब इशू कर रहे हैं तब आपको पता नहीं कि आपको किसे इशू करना है, लोगों को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो इसलिए आपको ब्रोकर को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ता है। बट रिडेम्पशन करते वक्त आपको ब्रोकर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पब्लिक को या जिससे भी आपने लोन लिया है उसे वापस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर 1 माइनस बी करने की जरूरत हमें नहीं है, और हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो 10 लाख 1 प्लस 0.1 11 लाख। ठीक है जी, अब हम लोग आगे चलते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। हाँ जी, आय कितना था हमारा बच्चों? आय था सर हमारा 2 लाख। उसके ऊपर टैक्स कितना पे करना है? 30%, तो बचा कितना? 0.7 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इज 11 लाख माइनस नेट प्रोसीड्स इज 8,55,000 डिवाइडेड बाय 10 years होल डिवाइडेड बाय 11 लाख प्लस 8,55,000 डिवाइड बाय 2 इंटू में
100। अब इसे हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 2 लाख इंटू 0.7 इज 1,40,000 प्लस 11 लाख माइनस 8,55,000 डिवाइड बाय 10 is 24,500 divided by 11 lakh plus 8,55,000 divided by 2 is 9,77,500 whole multiplied by 100। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,40,000 plus 24,500 divided by 9,77,500 into 100 and this is 16.828%। ये है हमारा KD। अब ध्यान से देखो, हम लोगों का डेट कितने पे इशू हुआ था सर? 20% पे। फिर भी हमारी कॉस्ट कितनी आई है सर? 16.82%। कम कैसे हुई? क्योंकि हमने उस पर पहली बात क्या करी, यहां पर ये टैक्स सेविंग। तो सर टैक्स सेविंग करने से कॉस्ट कम हुई, लेकिन ये यहां पे बढ़ क्यों रही है? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, हमें पैसे मिले कितने थे? 8,55,000। हमें वापस कितने करने पड़ेंगे? 11 लाख। तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 2,45,000। बिल्कुल करेक्ट। ये जो 2,45,000 की कॉस्ट यहां पे बढ़ी है, वो कितने सालों में बढ़ी है? 10 सालों में। तो पर ईयर कितनी कॉस्ट आ गई? 24,500। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्रीज करेगा। तो ये मेरा इंटरेस्ट और ये मेरा प्रिंसिपल एडिशन, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एडिशन। इन दोनों को टोटल करके मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ गई और मेरी फाइनल केडी आता है 16.828%। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे? केपी। बेटा अगर आप लोगों को केडी समझ में आया है तो केपी भी समझ में आ जाएगा इजीली। क्या है ये? जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं। सर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंपनी को पे करना पड़ता है डिविडेंड। सर कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सर प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड होता है या नहीं होता है? बेटा दोनों पॉसिबल है। प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड भी हो सकता है और नॉन फिक्स्ड भी हो सकता है। सर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन फिक्स्ड हुआ तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? बेटा क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने परसेंट पे फिक्स उस टाइम पे किया गया है, तो वो भी क्या बन जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उस क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड। ठीक है। तो अब सर अगर हमारा फिक्स्ड है तो ये तो कुछ कुछ इंटरेस्ट जैसा नहीं हो गया, क्योंकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी क्या होता है? फिक्स होता है। और प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड भी क्या है? फिक्स है। तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने का तरीका है और जो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका था वो काफी हद तक क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस विल बी द प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी कंपनी पे कर रही है। बट सर क्या इस पे भी हमारी टैक्स सेविंग होगी? बच्चों इस पे हमारी टैक्स सेविंग होगी या नहीं होगी, इसके लिए फिर से वो स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। हाँ जी, आपको ध्यान होगा ईबीआईटी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ था, ईबीआईटी के बाद चेंज होना स्टार्ट हुआ था। ईबीआईटी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 1000 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग ले लेते हैं 300। तो हमारे पास ईबीडी कितना रहेगा? 700। इस पे टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना है हमारा? 30%, 210। अब हमारा क्या बचा इसके बाद? EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। कितनी बचे बच्चों?
490, 490। अब इस EAT में से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहले केस में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, दूसरे केस में एज्यूम कर लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड है। सर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 490। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 390। मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बढ़ा था? सर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ा था 100 रुपए से, तो मेरा प्रॉफिट कितना कम हुआ? सर 100 रुपए से। यही होता है बेटा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब देखो, जब हम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया था तो इक्विटी वाले घर पे कितना खाएंगे? 490 रुपीज। अब हम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया 100 रुपए का, तो इक्विटी वालों के पेट में से कितना कम हो गया? पूरा 100 रुपए। इस पे हमें टैक्स सेविंग नहीं मिली, क्योंकि टैक्स तो हमारा पहले ही रिड्यूस हो चुका है। टैक्स हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले रिड्यूस होगा। ये चीज आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ी भी होगी। क्या लिख लेते हैं हम लोग? इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट। इंटरेस्ट जो है वो तो टैक्स डिडक्टेबल है हमारा, बट प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। सर हमने एक और चीज सुनी है। क्या बेटा? सर हमने सुना है कि कोई भी डिविडेंड हो, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड चाहे नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड बोले तो इक्विटी डिविडेंड, उसके ऊपर एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अलग से लग जाता है। बेटा बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने। जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है इसे हम शॉर्ट में CDT बोल सकते हैं। अब एक चीज समझो, ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कौन लगा रहा है? सर ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने। किसके ऊपर? शेयर होल्डर के ऊपर या कंपनी के ऊपर? सर ये कंपनी के ऊपर टैक्स लगा है, इसका पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने 100 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया और उसके ऊपर ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एग्जांपल ले लेते हैं 12% का लग रहा है, तो मेरे को 100 रुपए के साथ ये 12% ऑफ दिस 100 रुपए अलग से पे करना पड़ेगा। यानी मेरी पॉकेट से 100 रुपए तो जाएंगे, साथ में ये 12 रुपए भी जाएंगे, यानी टोटल कितने जाएंगे? 112 रुपए। सो दिस इज द व्हाट वी कैन से impact of CDT on KP। सर ये CDT KD में क्यों नहीं आया? बेटा ध्यान से देखो, इसके अंदर ये D किसके लिए है? डिविडेंड के लिए। ये टैक्स किस पे लगता है? डिविडेंड के ऊपर, इंटरेस्ट पे थोड़ी लगेगा। तो सर अब इसका मतलब हमारा जो KP था वो क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस CDT। सर प्लस क्यों हुआ? बेटा ध्यान से देखो, यहां पर ये प्रेफरेंस डिविडेंड था प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू CDT था। प्रेफरेंस डिविडेंड कॉमन आया, 1 प्लस CDT बच गया। तो यही चीज हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक है बेटा। अब सर इसमें अगर वही रिडीम्पशन हो जाए तो रिडीमेबल के लिए क्या हो जाएगा? KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस CDT प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। सेम वही चीज जो हमने किसके लिए देखी थी? डेट के लिए, बस फर्क क्या आया? वहां पर इसकी जगह क्या होता था? KD के अंदर I1 माइनस T, उसको रिप्लेस करके हमने यहां पे क्या डाल दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है जी।
तो अब इसका मतलब हमें दो चीजें आज कवर कर ली हैं। पहली चीज हमने आज क्या कवर करी, के डी। दूसरी चीज हमने आज क्या कवर करी, के पी। के डी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक के डी का फॉर्मूला हमने देखा, आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। बजश लास्ट समराइज करा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। और केपी में हमने क्या देखा, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस सीडीटी अपॉन एनपी इंटू 100। ठीक है जी। दूसरा चीज, अगर ये डेट क्या है, रिडीमेबल, तो हमने देखा आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 ऑब्वियसली इंटू 100। और केपी में क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस सीडीटी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 ऑब्वियसली इंटू 100। अब बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से लास्ट में बोलना चाहूंगा, कोई भी चीज आप लोग रट्टा नहीं मारेंगे। मैंने एक भी चीज के लिए आपको ये नहीं बोला कि बेटा ये फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चन कर लो, नहीं। पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया और उससे फॉर्मूला खुद बनाया। आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग समझ के काम करेंगे तो हमारा सारा काम बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां पे हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस करे हैं। इसके बाद हम लोग दो टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसमें हम लोग के पास क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर अपना कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। और सबसे लास्ट हम वहां पे डिस्कस करेंगे अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि केई, केआरई और केओ। ये तीनों के लिए आप लोगों को ट्यून इन करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।